गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सौरभ सिन्हा। स्वागत है आपका फिजिक्स बाय सौरभ सिन्हा के इस नए लेक्चर में। आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम लोग पढ़ेंगे रेस्ट टॉपिक जो हमारा बचा हुआ है। ठीक है, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होने वाला है बस एक दो लेक्चर में। ठीक है, ये लेक्चर आज होगा और इसके बाद एक और लेक्चर पॉसिबल हुआ तो होगा और ये चैप्टर फिर हमारा लास्ट हो जाएगा। तो ये जो सेशन है हमारा, इसमें हम लोग पढ़ेंगे रेस्ट टॉपिक जो बचा हुआ है, जैसे कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड के बारे में, और ये हमारा ये जो टॉपिक है चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकन तीव्रता और फ्लक्स घनत्व और चुंबकन क्षेत्र के बारे में। ठीक है, आखिर ये होता क्या है, तो हम लोग इसको स्टडी करते हैं अभी। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो नंबर फर्स्ट में हमारा चुंबकीय फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फ्लक्स किसे कहते हैं। तो हमने पढ़ा था विद्युत फ्लक्स के बारे में। ठीक है, विद्युत रेखा, विद्युत क्षेत्र रेखा किसे कहते हैं, विद्युत बल रेखा किसे कहते हैं। जस्ट लाइक ये हमारा है मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? तो फ्रेंड्स, चुंबकीय फ्लक्स हम उसे बोल सकते हैं कि अगर कोई सतह हमारे पास है, सरफेस, मान लिया ये सरफेस हम यहाँ पे ड्रॉ कर दिए, एक सरफेस हमारे पास है। ठीक है, तो कहता है कि अगर किसी सरफेस से लंबवत परपेंडिकुलर गुजरने वाली कोई लाइन, मानते हैं यहाँ से कोई लंबवत कोई लाइन गुजर रही हो। ठीक है, लंबवत कोई लाइन गुजर रही है, तो कहता है कि किसी सतह से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। ठीक है, ये एक सतह है जिससे लंबवत हमारे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है। ठीक है, और ये कितनी क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है, इन्हीं रेखाओं की संख्या को ही हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। जस्ट सिंपल आपको ये समझना है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को ही मैग्नेटिक फ्लक्स कहा जाता है। ठीक है, यानी किसी सतह के द्वारा अगर लंबवत कोई चुंबकीय क्षेत्र रेखा गुजर रही है तो वो कितनी क्षेत्र रेखा गुजर रही है, उनकी जो संख्या होगी उसे हम लोग बोलेंगे चुंबकीय फ्लक्स। तो यहाँ पे हम इसका ये देखिए 1, 2 और 3, ये इसका मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा। रेखाओं की संख्या कितनी है? 3 है, ये इसका मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा। ये सरफेस हम बात कर रहे थे और सरफेस से लंबवत रेखा गुजर रही थी, तो कैसे था ये पता है आपका? सपोज हम मान लेते हैं कि ये देखिए हमारे पास एक फोन हम लेते हैं। ठीक है, ये एक सरफेस, इसको मानना है किस टाइप से, ये ऐसे रखा हुआ है, ऐसे हमने ले लिया। ठीक है, ये सरफेस हमारा ऐसे रखा हुआ है और ये जो सरफेस ऐसे है, तो इस टाइप से सरफेस से अगर कोई लाइन ये ऐसे जा रही है, इसका मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर है, ये इसके ऐसे जा रही है। ठीक है, अगर कोई सरफेस ऐसे रखते हैं, लाइन इस टाइप से जा रही है, परपेंडिकुलर पड़ता है। ठीक है, उसी टाइप से यहाँ पे ये जो सरफेस है हमारा जस्ट लाइक ऐसे रखा हुआ है और इधर से लाइन क्या है भाई, क्रॉस हो रहा है इधर से। ठीक है, परपेंडिकुलर हो रहा है, तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या है इसे हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे। ठीक है, सेकेंड में हमारा कि फ्लक्स घनत्व क्या होता है, आई मीन फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है। तो फ्लक्स डेंसिटी को समझने के लिए इसका हेल्प हम लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, क्यों लेंगे? क्योंकि इसी से रिलेटेड ये थिंक है। फ्लक्स घनत्व का मतलब ये हुआ कि किसी इकाई क्षेत्रफल से, मान लेते हैं हम ये इकाई क्षेत्रफल यहाँ से ले रही है, यूनिट क्षेत्रफल। ठीक है, ये पूरा क्षेत्रफल हो गया, इससे इकाई क्षेत्रफल हम ले रही है। तो कहता है कि इकाई क्षेत्रफल से कितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है, यानी कि इकाई क्षेत्रफल से कितनी चुंबकीय फ्लक्स गुजर रही है, उसी अमाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लक्स घनत्व बोलते हैं। आप लोग घनत्व समझते होंगे। अगर पॉपुलेशन की हम बात करें, जनसंख्या घनत्व की, तो हम लोग क्या बोलते हैं, कितना एरिया में, कितना क्षेत्रफल में कितना आदमी रहते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं क्षेत्रफल का घनत्व। जस्ट लाइक यहाँ पे है कि कितना क्षेत्रफल से कितना फ्लक्स गुजर रहा है, और कितना फ्लक्स गुजर रहा है का मतलब है कितनी रेखा गुजर रही है, यही ना मतलब हुआ। तो हम लोग कह सकते हैं कि इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली कुल चुंबकीय फ्लक्स को क्या कहा जाता है, फ्लक्स घनत्व। तो मान लेते हैं कि वो इकाई क्षेत्रफल हमारा क्या है, अगर A है और फ्लक्स घनत्व उस इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाला वो क्या है, फाई है। तो जो हमारा फ्लक्स डेंसिटी होगा, फ्लक्स डेंसिटी जो हमारा होगा वो क्या होगा, इस इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली कुल फ्लक्स की संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लक्स घनत्व। ये हो गई हमारी फ्लक्स घनत्व। इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली कुल चुंबकीय फ्लक्स को हम लोग क्या कहेंगे, फ्लक्स घनत्व कहेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा चुंबकन तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, चुंबकन तीव्रता क्या होता है? तो चुंबकन तीव्रता को समझने के लिए हम लोग चलेंगे पिछले टॉपिक पे। पिछला टॉपिक में हमने पढ़ा था चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण यानी कि M = QM × 2L, ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही। तो कहता है कि चुंबकीय आघूर्ण हम लोग पढ़ चुके हैं। ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि चुंबकीय आघूर्ण हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसी से रिलेटेड ये टॉपिक है चुंबकन तीव्रता। तो कहता है कि इकाई आयतन में, ठीक है, यूनिट वॉल्यूम, इकाई आयतन में
जितना चुंबकीय आघूर्ण बनेगा उसे हम लोग कहेंगे चुंबकन तीव्रता। स्पीड, कितना स्पीड से ये बन रहा है। मानते हैं इकाई आयतन हमारे पास क्या है, v है, मान लिया हमने, और उसमें जो ये बन रहा है हमारा चुंबकीय आघूर्ण वो क्या है, m है। तो कहता है कि इकाई आयतन में बनने वाले चुंबकीय आघूर्ण को क्या कहेंगे हम लोग, चुंबकन तीव्रता। चुंबकन तीव्रता की बात करें हम तो उससे हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं कोई भी चीज से। तो मान लेते हैं इसको हम ऐसा स्पीड से इंडिकेट कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा क्या हमारा, इस इकाई आयतन में चुंबकीय आघूर्ण जो बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, चुंबकन तीव्रता बोलेंगे। ठीक है, वैसे हम लोग इसका साइन और भी दे सकते हैं, इंटेंसिटी है तो इंटेंसिटी के लिए हम लोग आई दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो है हमारा वो इकाई आयतन में बनने वाले चुंबकीय आघूर्ण होगा। ठीक है, यानी चुंबकीय आघूर्ण और आयतन का जो रेशियो होगा वही कहलाएगा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, और लास्ट जो है हमारा वो है चुंबकन क्षेत्र, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकन क्षेत्र में हल्का सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है ये भी हम देखेंगे। तो चुंबकन क्षेत्र का मतलब ये होगा कि वैसा क्षेत्र, ठीक है, कि जहां तक का क्षेत्र हुआ ऐसा क्षेत्र कि जहां पर अगर किसी वस्तु को रखा जाए तो वो चुंबकित हो जाए। ठीक है, चुंबक का इफेक्ट उस पर दिखने लगे। ठीक है, इसे हम लोग चुंबकन क्षेत्र कह सकते हैं। या एक और बात हम कह सकते हैं चुंबकन क्षेत्र के लिए कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इट मीन्स बी, ठीक है, और निर्वात की पारगम्यता म्यू नॉट, ठीक है, ये दोनों का जो गुणनफल होता है इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, चुंबकन क्षेत्र कह सकते हैं। ठीक है, इसे हम लोग चुंबकन क्षेत्र कह सकते हैं। और इसके साइन के लिए हम लोग क्या दे देंगे, H इसका साइन होता है, H से इंडिकेट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि निर्वात की पारगम्यता और चुंबकीय क्षेत्र की दोनों का जो गुणनफल होता है वो कहलाता है हमारा चुंबकन क्षेत्र। ठीक है, ये चारों टॉपिक हमने अभी समझ लिया है। अब इसका आप लोग डेफिनेशन नोट कीजिएगा, तब तक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, इसका डेफिनेशन देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ठीक है, और मैं इसको आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखिए मैंने लिखा है चुंबकीय फ्लक्स कि किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। किसी सतह से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो है, ये क्षेत्र रेखा गुजर रही है एक सतह से, चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, इसकी जो संख्या होगी यही कहलाएगी क्या, चुंबकीय फ्लक्स। मेन आपको याद रखना है ये क्षेत्र रेखाओं की संख्या, कि सतह से कितनी क्षेत्र रेखाएं संख्या गुजर रही है उसी को हम लोग चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। ठीक है, इसका ऐसा ही मात्रक वेबर होता है। ठीक है, आगे है फ्लक्स घनत्व। तो किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स को ही फ्लक्स घनत्व कहा जाता है। ठीक है, इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स, अगर मान लेते हैं हम ये इकाई क्षेत्रफल है, इतना से जो भी फ्लक्स घनत्व फ्लक्स गुजरेगा, तो फ्लक्स गुजरने का मतलब क्या हुआ, अगर ये इकाई क्षेत्रफल है, यार थोड़ा सा इकाई क्षेत्रफल है ये, ठीक है, ये इकाई क्षेत्रफल इसका है, और इससे गुजरने वाली फ्लक्स, तो गुजरने वाली फ्लक्स का मतलब क्या हुआ, रेखाओं की संख्या, यही ना हुआ। तो या तो फ्लक्स बोलेंगे या तो रेखाओं की संख्या बोलेंगे। जो भी इस इकाई क्षेत्रफल से गुजरेगा वो क्या कहलाएगा, फ्लक्स घनत्व। ठीक है, तो मान लेते हैं हम कि यदि क्षेत्रफल हमारा a है, उस क्षेत्रफल से गुजरने वाला जो फ्लक्स है हमारा वो क्या है, फाई हो, तब फ्लक्स घनत्व क्या होगा, फ्लक्स घनत्व हमारा जो होगा वो फाई अपॉन a, यानी इस क्षेत्रफल से गुजरने वाला कुल फ्लक्स। ठीक है, इसका मात्रक होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि फ्लक्स का मात्रक हमने पहले ही पढ़ रखा है वेबर हो गया, ये एरिया क्षेत्रफल के लिए मीटर स्क्वायर। तो हम लोग इसको ये भी बोल सकते हैं वेबर इंटू मीटर, और ये -2 हो जाएगा पावर में क्यों, नीचे से ऊपर जाने के बाद क्या होता है, इनवर्स चेंज हो जाता है। आगे हमारा चुंबकन तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो किसी पदार्थ के इकाई आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण, याद रखना है बस एक शब्द आपको, वो वर्ड क्या है, उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, इकाई आयतन में, बस इतना आपको याद रखना है कि किसी पदार्थ के इकाई आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकन तीव्रता। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इक्वल होगा m/v, यहाँ पे m क्या है हमारा, वही चुंबकीय आघूर्ण यानी qm × 2l। ठीक है, इसका मात्रक होता है एरिया पर मीटर। ठीक है, डायमेंशन होता है हमारा m0, l-1, t0, a1। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं डायमेंशन mlt से इंडिकेट किया जाता है, और जिसपे पावर 0 हो उसको हम लोग नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि किसी इससे पावर 0 का मतलब ये है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम क्यों काउंट करें, l है हमारे पास, l-1 में लिख दिया, t0 इसको भी काउंट नहीं करना, a पे पावर 1 है, ये हम 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 हाइड रहता है। यहाँ पे इसलिए लिखा हमने क्योंकि ये क्या था, माइनस में था। ठीक है, आगे हमारा चुंबकन क्षेत्र, मैग्नेटाइजिंग फील्ड।
वह क्षेत्र जिसमें किसी पदार्थ को रखने पर वह चुंबकित तो हो जाता है चुंबकन क्षेत्र कहलाता है। यानी वह सीमा, वह एरिया, मान लेते हैं एक एरिया है, इस एरिया में कहीं भी किसी पदार्थ को हमने रख दिया, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, अगर ये चुंबकित तो होता है तो ये कहलाएगा हमारा चुंबकन क्षेत्र। इसका एक और डेफिनेशन है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b तथा निर्वात की पारगम्यता μ0 के अनुपात को चुंबकन क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, इसे हम लोग h से इंडिकेट करते हैं और h इक्वल हो जाएगा यही चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता और ये निर्वात की पारगम्यता। इसका मात्रक भी वही होता है जो मात्रक होता है हमारा किसका, चुंबकन तीव्रता का। ओके, तो स्टूडेंट्स आप लोग तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, हमने अभी पढ़ा था चुंबकीय पारगम्यता के बारे में। ठीक है, तो वो पारगम्यता आखिर क्या होती है, परमेबिलिटी, उसको समझते हैं हम लोग। देखिए चुंबकीय पारगम्यता क्या होती है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी। तो कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जिस अधिकतम सीमा तक किसी पदार्थ में प्रवेश कर पाती है उस अधिकतम सीमा को ही चुंबकीय पारगम्यता कहा जाता है। ठीक है, जैसे मान ले जाए कि अगर कोई पदार्थ है हमारा, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जिस अधिकतम सीमा तक किसी पदार्थ में प्रवेश कर पाती है, पदार्थ में कोई चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, जैसे हमारा एक पदार्थ हमने यहाँ पे ड्रॉ किया एक सतह के बारे में, पदार्थ का सतह है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा इसमें अगर प्रवेश कर रही है तो जिस सीमा तक वो प्रवेश कर पाती है, जहां तक मान लीजिए यहाँ तक प्रवेश किया और यहाँ से फिर निकल गई। ठीक है, तो जिस सीमा तक ये प्रवेश किया है, ठीक है, वही सीमा क्या कहलाती है, चुंबकीय पारगम्यता। पारगम्यता का मतलब है पार होना। ठीक है, कहां तक ये इसमें जा रही है, अंदर तक। बस इसी यही आपको समझना था इसमें कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा जिस अधिकतम सीमा तक किसी पदार्थ में प्रवेश कर पाती है, बस एक लाइन समझना है कि जिस सीमा तक प्रवेश कर पाएगी कोई पदार्थ में, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा, वही सीमा क्या कहलाएगी, चुंबकीय पारगम्यता कहलाती है। ठीक है, इसे हम लोग μ0 से सूचित करते हैं। ठीक है, एक और डेफिनेशन है इसकी कि चुंबकीय प्रेरण B तथा चुंबकन क्षेत्र H जो हमने पहले पढ़ा था अभी के अनुपात को चुंबकीय पारगम्यता कहते हैं। तो चुंबकीय पारगम्यता का साइन हमने यहाँ से μ0 लिख दिया। ये क्या होगा, चुंबकीय प्रेरण B और चुंबकन क्षेत्र H का रेशियो। ठीक है, मात्रक इसका होता है टेस्ला मीटर एरिया इनवर्स। ठीक है, क्योंकि टेस्ला मीटर अपॉन एरिया, एरिया ऊपर जाके बन गया एरिया इनवर्स। कंप्लीट। नेक्स्ट है हमारा क्यूरी ताप और क्यूरी नियम। तो क्यूरी ताप क्या होता है, तो कहता है क्यूरी ताप जो हमारा वह टेम्परेचर होता है जिस पर किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को अगर हम गर्म करते हैं तो वो पूर्ण रूपेण यानी पूरी तरह से अणुचुंबकीय पदार्थ बन जाता है। ठीक है, यानी कि वह ताप जिस पर कोई लौह चुंबकीय पदार्थ पूरी तरह से अणुचुंबकीय पदार्थ बन जाता है। बस आपको इतना याद रखना है कि लौह चुंबकीय पदार्थ अणुचुंबकीय पदार्थ बन रहा है जिस टेम्परेचर के कारण, वह टेम्परेचर क्या कहलाएगी हमारी, क्यूरी टेम्परेचर यानी क्यूरी ताप। ठीक है, आगे हमारा क्यूरी नियम। क्यूरी ने एक नियम दिया था और नियम क्या था वो, तो क्यूरी ने पदार्थों के वर्गीकरण के अनुसार उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति ताप के प्रभाव में बताया। जब वो पदार्थों का वर्गीकरण कर रहे थे, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अणुचुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ, ये हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे और वो जो हमारा लेक्चर होगा वो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि क्यूरी ने जो पदार्थों का वर्गीकरण किया, यानी 3 टाइप का पदार्थ बताया चुंबक के रिलेशन में, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय और अणुचुंबकीय। ठीक है, फेरीमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक इसी टाइप का है सब। तो जब वर्गीकरण किए तो चुंबकीय प्रवृत्ति बताया, यानी मैग्नेटिक नेचर बताया उनका। ठीक है, चुंबक के रिलेशन में। तो उसके बारे में ताप के प्रभाव के बारे में बताया कि जो उनका चुंबकीय प्रवृत्ति है वो ताप से क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, खत्म होता है, क्या होता है, यानी ताप का इफेक्ट क्या पड़ता है उसके चुंबकीय प्रवृत्ति पे, ये बताया उन्होंने। और इस शोध में उन्होंने ये बताया कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो हमारी डायमैग्नेटिक मैटर होती है उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती है। जितने भी प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं उनको ताप से कोई लेना देना नहीं है, ताप उस पर कोई भी प्रभाव नहीं दिखाएगा। ठीक है, लेकिन अणुचुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, अणुचुंबकीय पदार्थ यानी जिसकी चुंबकता कम होती है, ठीक है, उसकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो कहता है कि इसके परम ताप के विरुद्ध क्रमानुपाती होती है। यानी अगर ताप बढ़ाया जाएगा तो अणुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होगी, घटेगी। अगर ताप को हम लोग घटाएंगे तो अणुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होगी, बढ़ेगी। इट मीन्स विरुद्ध क्रमानुपाती होती है। तो माना हमने कि पदार्थ की, अणुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति x है और इसके परम ताप
जो कि इसके परम ताप के वो क्या होती है, विद्युत क्रमानुपाती होती है। तो यहाँ हमने इक्वेशन बना दिया कि जो इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति है वो परम ताप के क्या है, विद्युत क्रमानुपाती है। यहाँ से विद्युत क्रमानुपाती साइन हमने हटाया, ठीक है, और बदले में लगा दिया c, जो कि एक कांस्टेंट है, नियतांक लगाया हमने, ये 1/t वैसे ही रह गया। इसको मल्टीप्लाई किया हमने तो x = c/t आ गया, ठीक है, जहाँ पे c हमारा नियतांक था जिसे हम लोग कहते हैं क्यूरी ताप, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा अभी क्यूरी ताप और क्यूरी नियम के बारे में, और ये हमने पढ़ा चुंबकीय पारगम्यता के बारे में, ठीक है। अब जो है एक चीज और है यहाँ पे कि चुंबकीय पदार्थ के बारे में, चुंबकीय पदार्थ एक टाइप का और होता है, ठीक है, और वो चुंबकीय पदार्थ होता है लौह चुंबकीय पदार्थ के बारे में ये वैज्ञानिक क्यूरी और एक वैज्ञानिक और थे वाइस, ठीक है, वो दोनों ने मिलकर एक और बात को बताया इन दोनों के रिलेशन में, और वो बात क्या था, वो भी टेम्परेचर से रिलेटेड था, और उस नियम को हम लोग कहते हैं क्यूरी वाइस नियम। वो भी पढ़ना इंपॉर्टेंट ही है, तो उसको हम लोग बस देख लेंगे, तब तक इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ओके। हमने भी बताया था आपको कि क्यूरी और वाइस दो वैज्ञानिक ने मिलकर चुंबकीय पदार्थों की, यानी कि लौह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति को समझने के लिए एक नियम दिया था, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं ये क्यूरी वाइस नियम, ठीक है। वो नियम आखिर क्या था ये हम लोग स्टडी करते हैं। उस नियम में उन्होंने एक इक्वेशन दिया था कि किसी भी लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति को उससे पता किया जा सकता था, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं कि दो वैज्ञानिक क्यूरी तथा वाइस, एक वैज्ञानिक का नाम हमने पढ़ा था अभी क्यूरी के बारे में, जो क्यूरी ताप और क्यूरी नियम हमने पढ़ा था क्यूरी के बारे में। तो यहाँ है कि दो वैज्ञानिक क्यूरी तथा वाइस ने मिलकर लौह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति को समझाने के लिए, ये नियम उन्होंने बस एक ही चीज के लिए दिया था कि जितने भी लौह चुंबकीय पदार्थ हैं उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति, इसी को समझाने के लिए उन्होंने एक नियम दिया था, और उसी नियम को कहा जाता है क्यूरी वाइस नियम, ठीक है। तो वो नियम आखिर क्या था, तो इस नियम के अनुसार परम ताप T पर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर आपने पढ़ा था 11th में, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। तो इस नियम के अनुसार परम ताप T पर लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान निम्न सूत्र से प्राप्त किया जा सकता है। यानी वो नियम उन्होंने दिया, और नियम में उन्होंने ये बताया कि अगर किसी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति को जानना हो, प्राप्त करना हो, तो वो हम लोग एक इक्वेशन से प्राप्त कर सकते हैं, और वही इक्वेशन उन्होंने इस नियम में दिया था। वो इक्वेशन ये है कि x = c/t - tc। ये क्या है, x जो है हमारा वो चुंबकीय प्रवृत्ति है, ठीक है, ये हमने लिख दिया यहाँ पे। इसको हम लोग पढ़ते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति, नेचर उसका, चुंबक का रिलेशन क्या है, मैग्नेटिक नेचर। चुंबकीय प्रवृत्ति x जो है = c/c, जो हमें पता है पहले से ही, c क्या है हमारा, क्यूरी ताप है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं c क्या है, क्यूरी ताप, ठीक है। c/t, t ऑलरेडी होगा हमारा क्या, परम ताप, जो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा, ठीक है, और tc वो लौह चुंबकीय पदार्थ की क्यूरी ताप है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं x तो चुंबकीय प्रवृत्ति हमने देख ही लिया, c जो है हमारा वो क्यूरी ताप है, और t जो है हमारा वो क्या है, परम ताप है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ठीक है, और टीसी के बारे में हमने यहाँ पे लिख ही दिया, ठीक है। तो ये थी हमारी क्यूरी वाइस नियम, ठीक है। इस चैप्टर की जो है लास्ट वीडियो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो जब मैं निकालूंगा तो मैं उसे अपलोड करूंगा, ठीक है। और उस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग को ये पढ़ना होगा कि 3 प्रकार के चुंबकीय पदार्थ होते हैं, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय और प्रतिचुंबकीय, ठीक है। उस तीनों के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और इसी वीडियो के साथ जो है हमारा ये पूरा चैप्टर जो है वो लास्ट हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैप्टर जो था हमारा, उसमें हमने अभी क्या पढ़ रहे थे हम लोग, एक हमने पढ़ा था मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के बारे में, और एक हमने सिर्फ पढ़ा मैग्नेटिज्म के बारे में, ठीक है। तो वो चैप्टर का पूरा ही नाम था कंबाइंड रूप से मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, जिसमें हमने जो पहले वाले में 10 से 11 वीडियो जो मेरा अपलोड है उसमें आप लोग ये पढ़ेंगे सिर्फ कि मूविंग चार्ज के बारे में। उसमें जो हमारा चार्ज था वो सिर्फ मूव कर रहा था, ठीक है। और जब मैग्नेट की बात आ रही थी, मैग्नेटिज्म की बात आ रही थी, तो वो हम लोग ये नया चैप्टर में पढ़ रहे थे। तो दोनों चैप्टर कंबाइंड ही है, एक ही में, ठीक है। मैं उसको अलग अलग कर दिया हूँ, और जो सेकेंड चैप्टर हमारा है मैग्नेटिज्म, उसमें क्या है 4-5 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो जो सिर्फ मैग्नेटिक पदार्थ के बारे में हमारा क्या है, अलग अलग टाइप से जो है वो अध्ययन करेंगे हम लोग, जो 3 टाइप के पदार्थ हैं, और उसी के साथ ये मैग्नेटिज्म भी हमारा कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। तब तक इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आपको होती है तो आप नीचे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।